नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो बहुत ही अहम है, लेकिन उतना ही उलझा हुआ भी। हाँ बिल्कुल, ये कहानी है कांग्रेस के अंदर हुए एक बड़े वैचारिक टकराव की। दो महान नेताओं के बीच की, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सीधे 1930 के दशक के अंत में ले जाते हैं। दुनिया पर दूसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा था और भारत में कांग्रेस पार्टी खुद एक बड़े संकट से गुजर रही थी। और हमारी पड़ताल का केंद्र होंगे हरिपुरा और खासकर त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन, जहां ये पूरा ड्रामा कह सकते हैं अपने चरम पर पहुंचा। हाँ। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दो दिग्गजों के बीच असहमति की असली जड़ें क्या थीं। सही बात है। और ऐसा क्या हुआ कि 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा। ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस एक घटना ने आजादी की लड़ाई की दिशा को कैसे और कितना बदला, तो चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है कि कैसे एक लोकतांत्रिक चुनाव का विजेता ही आखिरकार अलग थलग पड़ गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो चुका था। 1930 के दशक का अंत चल रहा था। बाहर से देखने पर लगता होगा कि कांग्रेस एकजुट है, लेकिन क्या अंदर भी सब कुछ ठीक चल रहा था? बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ बताते हैं कि अंदर का माहौल काफी बेचैन था। गांधी जी उस समय कांग्रेस की सांगठनिक स्थिति से बहुत नाखुश थे। अच्छा। हाँ, उन्हें पार्टी में बढ़ता भ्रष्टाचार, अनुशासन की कमी और नेताओं के बीच की जो गुटबाजी थी वो परेशान कर रही थी। उनका मानना था कि कोई भी नया और बड़ा आंदोलन छेड़ने से पहले कांग्रेस को अपना घर ठीक करने की जरूरत है। लेकिन क्या उनका ये आकलन सही था कि जनता एक और बड़े संघर्ष के लिए तैयार नहीं है, या ये सिर्फ कांग्रेस के अंदरूनी सत्ता संघर्ष को नियंत्रित करने का एक तरीका था? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और शायद कह सकते हैं दोनों ही बातों में कुछ सच्चाई थी। गांधी जी जनता की नब्ज पहचानने में माहिर थे और उन्हें वाकई लगता था कि 1930 के आंदोलन के बाद लोगों में एक तरह की थकान है। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस के भीतर एक दूसरा खेमा था जो ज्यादा जुझारू था। अच्छा। इस खेमे का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदल रही हैं, ब्रिटेन पर दबाव बनाने का यही सही मौका है और संघर्ष को रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और यहीं से विचारधारा के टकराव की जमीन तैयार होती है। और इस दूसरे जुझारू खेमे की सबसे बुलंद आवाजों में से एक थे सुभाष चंद्र बोस। स्रोत उनके शुरुआती राजनीतिक सफर के बारे में क्या बताते हैं? बोस शुरू से ही एक अलग मिट्टी के बने थे। वो बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और उनका काम मुख्य रूप से युवाओं और ट्रेड यूनियनों पर केंद्रित था। और स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि उनकी सोच कई मामलों में गांधी और कांग्रेस के पुराने नेताओं से मेल नहीं खाती थी। जैसे कि एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है, जब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात थी, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन। हाँ, तो बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इसका पुरजोर विरोध किया। यानी वो आधे अधूरे समाधानों के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल, वो पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी से कम कुछ नहीं चाहते थे। अच्छा। इसके लिए उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग भी बनाई। बाद में जब कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अपनाया तो उन्होंने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वो 1930 के नमक सत्याग्रह में भी पूरी तरह सक्रिय थे, लेकिन जब आंदोलन को स्थगित किया गया और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ तो वो उसके सबसे बड़े आलोचकों में से थे। हाँ बिल्कुल। और इसकी कोई खास वजह? हाँ, खास वजह थी भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी। अच्छा। बोस का मानना था कि समझौते में इस सजा को रद्द करवाने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं बनाया गया। तो इन सब घटनाओं ने उनकी छवि एक ऐसे नेता की बना दी जो समझौतावादी नहीं बल्कि क्रांतिकारी और जुझारू था, जो नतीजों के लिए इंतजार करने को तैयार नहीं था। सही कहा। तो एक तरफ गांधी थे जो आंदोलन को एक मैराथन की तरह देखते थे, हाँ, जिसमें तैयारी और सही समय का बहुत महत्व था। और दूसरी तरफ बोस थे जो इसे एक स्प्रिंट की तरह देखते थे जिसमें मौके पर चौका मारना जरूरी था। बिल्कुल। लेकिन इतने मतभेदों के बावजूद फरवरी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। ये कैसे हुआ?
ये उस वक्त कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की कह सकते हैं खूबसूरती भी थी और मजबूरी भी। पार्टी के भीतर वामपंथी और समाजवादी गुट काफी मजबूत हो रहा था और बोस उनके निर्विवाद नेता थे। तो ये एक तरह से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश थी। हाँ, बिल्कुल। और अध्यक्ष के तौर पर बोस ने अपना विजन भी सामने रखा। वो मानते थे कि प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, उनके जरिए क्रांति की जबरदस्त संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं। और उन्होंने आर्थिक विकास पर भी जोर दिया है ना? हाँ, ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने योजना यानी प्लानिंग के जरिए देश के आर्थिक विकास का खाका खींचा। और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना में भी उनकी भूमिका थी। बिल्कुल, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना में उनकी अहम भूमिका थी। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, एक एकता का माहौल था। हाँ, और सिर्फ घरेलू मुद्दों पर ही नहीं, कांग्रेस का नजरिया अंतर्राष्ट्रीय भी हो रहा था। अच्छा? हाँ, हरिपुरा और बाद में त्रिपुरी में चीन पर भी प्रस्ताव पास हुए। कांग्रेस ने साम्राज्यवाद के खिलाफ चीन के संघर्ष का समर्थन किया और उनकी मदद के लिए एक मेडिकल मिशन भी भेजा। इससे पता चलता है कि पार्टी खुद को एक वैश्विक आंदोलन के हिस्से के रूप में देख रही थी। बिल्कुल सही। तो हरिपुरा में तो सब कुछ इतना एकजुट लग रहा था। बोस सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने, तो फिर ये समीकरण इतनी जल्दी बिगड़ा कैसे? हाँ, वही तो। 1 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि ये बाहरी एकता अंदरूनी कलह की भेंट चढ़ गई? बिल्कुल। यहीं से कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ शुरू होता है। जनवरी 1939 में सुभाष बोस ने दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया। दोबारा? ये तो एक अभूतपूर्व कदम था। हाँ, क्योंकि आमतौर पर अध्यक्ष 1 साल के लिए ही होता था और अक्सर सर्वसम्मति से चुना जाता था। तो इस फैसले ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, खासकर गांधी जी को असहज कर दिया। बोस ने दोबारा चुनाव लड़ने के पीछे क्या तर्क दिया? बोस का कहना था कि देश और कांग्रेस एक नए मोड़ पर खड़े हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि वो नए विचारों, विचारधाराओं, समस्याओं और कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और दूसरी तरफ सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी के करीबी नेताओं का खेमा था। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख का होता है। असली नीतियां तो कांग्रेस कार्य समिति बनाती है। तो एकता बनाए रखनी चाहिए। हाँ, और उन्होंने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को मैदान में उतारा। तो मामला सीधे सीधे 2 खेमों में बट गया। चुनाव का नतीजा क्या रहा? नतीजा चौंकाने वाला था। बोस को 1580 वोट मिले, जबकि सीतारामैया को 1377। तो ये तो एक साफ जीत थी। बिल्कुल। उन्हें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्टों और अन्य वामपंथी गुटों का पूरा समर्थन मिला था। एक स्पष्ट लोकतांत्रिक जीत। इसके बाद तो बहस खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? अच्छा। उन्होंने बोस को बधाई तो दी, लेकिन साथ में एक लाइन जोड़ दी। उन्होंने कहा, पट्टाभी की हार मेरी हार है। वाह, पट्टाभी की हार मेरी हार है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बयान है। बिल्कुल। इस एक बयान ने एक लोकतांत्रिक चुनाव के नतीजे को अचानक एक व्यक्तिगत लड़ाई में बदल दिया। उन्होंने इसे अपने नेतृत्व पर एक जनमत संग्रह बना दिया। हाँ, इस एक बयान के बाद किसी भी कांग्रेसी के लिए गांधी के खिलाफ और बोस के साथ खड़ा होना लगभग नामुमकिन हो गया। तो अब ये बोस बनाम सीतारामैया नहीं रहा। ये सीधे सीधे बोस बनाम गांधी का मुकाबला बन गया। और इसी तनावपूर्ण माहौल में मार्च 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन का माहौल कैसा रहा होगा? जाहिर है तनाव तो चरम पर होगा। तनाव इतना ज्यादा था कि आप कल्पना नहीं कर सकती। बोस बहुत बीमार थे, उन्हें तेज बुखार था। फिर भी वो स्ट्रेचर पर अधिवेशन में शामिल हुए। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई। उन्होंने भविष्यवाणी की कि 6 महीने के अंदर यूरोप में युद्ध छिड़ जाएगा और ये ब्रिटेन की कमजोरी का फायदा उठाने का सही समय है। बिल्कुल। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ब्रिटिश सरकार को आजादी के लिए 6 महीने का अल्टीमेटम दिया जाए। एक अल्टीमेटम? ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, उनका कहना था कि अगर सरकार ये अल्टीमेटम नहीं मानती तो पूरे देश में एक बड़ा जन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। और उनका मानना था कि देश इसके लिए तैयार है। हाँ, उनका मानना था कि कांग्रेस और जनता दोनों पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन गांधी जी और उनके समर्थक इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका क्या कहना था? उनका मानना था कि ना तो कांग्रेस अंदरूनी तौर पर इतनी मजबूत है और ना ही जनता एक और संघर्ष के लिए तैयार है। और वो सांप्रदायिक तनाव को लेकर भी चिंतित थे। हाँ, उन्हें डर था कि ऐसे माहौल में शुरू किया गया कोई भी आंदोलन हिंसक हो सकता है और बिखर सकता है। तो अब कांग्रेस एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहां से दोनों रास्ते बिल्कुल अलग थे। इस गतिरोध का हल कैसे निकला? यहाँ एक बहुत सोचा समझा राजनीतिक दांव चला गया। गोविंद बल्लभ पंत ने एक प्रस्ताव पेश किया।
क्या था उस प्रस्ताव में? उसमें दो मुख्य बातें थीं। पहली कि कांग्रेस अपनी पुरानी गांधीवादी नीतियों पर ही चलेगी, और दूसरी, जो सबसे अहम थी, कि अध्यक्ष सुभाष बोस अपनी कार्य समिति, यानी अपनी वर्किंग कमेटी। हाँ, अपनी वर्किंग कमेटी गांधी जी की इच्छा के अनुसार नामित करें। इसका मतलब तो ये हुआ कि बोस अध्यक्ष तो रहेंगे, लेकिन उनकी टीम गांधी जी चुनेंगे। ये तो उनके हाथ पैर बांधने जैसा था। यही इसका मकसद था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह हुई कि यह प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया। लेकिन एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? जिन लोगों ने, जिन समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने बोस को चुनाव जिताया था, वो इस प्रस्ताव के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए? हाँ, ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास लगता है। बिल्कुल। और ये इस पूरे संकट का सबसे जरूरी और समझने वाला पहलू है। जिन्होंने बोस को चुनाव जिताया, वही इस निर्णायक मौके पर या को तटस्थ रहे या प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। लेकिन क्यों? सूत्रों का विश्लेषण बताता है कि इसकी दो बड़ी वजहें थी। एक, वामपंथी खेमा गांधी जैसे विशाल व्यक्तित्व से सीधे सीधे टकराव का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। वो वैचारिक रूप से बोस के साथ थे, लेकिन गांधी को नाराज करने का मतलब था पार्टी में पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाना। और दूसरी वजह, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण थी, उन्हें डर था कि अगर इस मुद्दे पर कांग्रेस टूट गई तो आजादी की लड़ाई ही कमजोर पड़ जाएगी। तो उनके लिए बोस को अध्यक्ष बनाना एक वैचारिक जीत थी, लेकिन कांग्रेस की एकता उससे भी बड़ी प्राथमिकता थी। बिल्कुल, उन्होंने रणनीति पर लड़ाई जीती थी, लेकिन वो इस जीत की कीमत पर पूरी लड़ाई को दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। अब बोस पूरी तरह से फंस चुके थे। हाँ, वो अध्यक्ष थे, लेकिन शक्तिहीन। उन्होंने गांधी जी से मिलकर एक मिलीजुली कार्य समिति बनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। अच्छा। गांधी जी ने साफ कह दिया कि वो अध्यक्ष पर कोई कमिटी थोपना नहीं चाहते। बोस तत्काल संघर्ष चाहते थे, और गांधी बोस की शर्तों पर नेतृत्व करने को तैयार नहीं थे। गांधी जी ने बोस को एक खत में साफ साफ लिखा, आपके और मेरे विचार इतने अलग हैं कि मुझे उन्हें मिलाने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। तो इस राजनीतिक शतरंज में बोस को शह और मात मिल चुकी थी। अंत में क्या हुआ? बोस का एहसास हो गया कि जिस समर्थन के दम पर वो चुनाव जीते थे, वो समर्थन अब उनके साथ नहीं था। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। नहीं। अप्रैल 1939 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष चुना गया। हाँ। और इस्तीफे के बाद बोस का अगला कदम क्या था? क्या वो कांग्रेस के अंदर ही रहे? हाँ, उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। मई में उन्होंने और उनके समर्थकों ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। उनका मकसद क्या था? मकसद था कांग्रेस के अंदर रहकर ही उसे ज्यादा जुझारू और वामपंथी दिशा में ले जाना। लेकिन टकराव बढ़ता गया। जब उन्होंने जुलाई में एक AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव के खिलाफ देशव्यापी विरोध का आह्वान किया, तो इसे अनुशासनहीनता माना गया। और पार्टी ने उन पर कार्रवाई की। हाँ, अगस्त 1939 में कांग्रेस कार्य समिति ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, और 3 साल के लिए कांग्रेस में कोई भी निर्वाचित पद संभालने पर रोक लगा दी गई। जिस नेता को कुछ महीने पहले पूरे देश के कांग्रेस प्रतिनिधियों ने अपना अध्यक्ष चुना था, उसे उसी की पार्टी ने किनारे कर दिया था। बिल्कुल। इस पूरी कहानी को समझने के बाद जो बात मेरे जहन में सबसे ज्यादा अटक रही है, वो ये है कि ये सिर्फ दो नेताओं का टकराव नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो अलग अलग रणनीतियों, दो अलग अलग विश्व दृष्टिकोणों का टकराव था। सही। एक तरफ गांधी की संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति थी, जो जनता को धीरे धीरे तैयार करने में विश्वास रखती थी। हाँ, और दूसरी तरफ बोस की रणनीति थी, जो दुश्मन की कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार मानती थी और मौके का फायदा उठाकर निर्णायक चोट करने पर जोर देती थी। बिल्कुल। एक चुनावी जीत के बावजूद बोस राजनीतिक दांवपेचों में हार गए। हाँ, और कांग्रेस की एकता तो बच गई, राष्ट्रीय आंदोलन टूटने से बच गया, लेकिन इसकी कीमत एक बहुत बड़े और लोकप्रिय नेता को हाशिए पर डालकर चुकानी पड़ी। और शायद ये घटना हमें आज के लिए भी एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये स्रोत हमें किसी भी बड़े जन आंदोलन के अंदरूनी संघर्षों की झलक देते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि बड़े आंदोलन अपने साझा दुश्मन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की जरूरत के साथ अपने अंदर के गहरे वैचारिक मतभेदों को कैसे संतुलित करते हैं। कौन सा रास्ता सही है? वही, क्या वैचारिक शुद्धता बनाए रखना जरूरी है, भले ही उससे एकता को खतरा हो, या फिर बड़े लक्ष्य के लिए
एकता को हर कीमत पर बनाए रखना चाहिए, भले ही उसके लिए कुछ विचारधाराओं से समझौता करना पड़े। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है और ये आज भी दुनिया भर के आंदोलनों के लिए उतना ही प्रासंगिक है।